काहू एडवोकेसी फाउंडेशन की तरफ से नमस्कार। हम एक खास किताब द लास्ट जनरेशन पर आधारित ये चर्चा श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। इस किताब में ना कुछ बहुत ही गहरे सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल हैं और हम इन्हीं पर बात करेंगे। ये किताब असल में सवाल और जवाब के एक बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखी गई है। आज तो हम बस एक बुनियाद रखेंगे, एक परिचय देंगे और फिर आने वाले सत्रों में किताब के हर सवाल और उसके जवाब पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो अगर आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बुनियादी अवधारणा पर ध्यान देंगे जो ये किताब सामने रखती है। वो है एंटीनेटलिज्म। आखिर ये है क्या भला? यकीनन ये एक चुनौतीपूर्ण विचार है। मतलब हमारी कई आम धारणाओं को ये हिला देता है। ठीक है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसकी मूल परिभाषा से शुरू करें। किताब के हिसाब से ये क्या है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एंटीनेटलिज्म एक दार्शनिक नजरिया है, एक फिलॉसफी है, और इसका जो मूल तर्क है वो ये है कि नए संवेदनशील प्राणी, मतलब इंसान हो, जानवर हो या कोई भी ऐसा जीव जो महसूस कर सकता है, उन्हें अस्तित्व में लाना, उन्हें पैदा करना नैतिक रूप से सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों? हाँ, तर्क ये दिया जाता है कि अस्तित्व में आने के साथ जो दुख और तकलीफें जुड़ी हुई हैं, वो किसी भी संभावित सुख या फायदे से कहीं ज्यादा भारी हैं। तो ये जो आम सोच है ना कि जीवन एक तोहफा है, एक नेमत है, ये उसको सीधी चुनौती देता है। ये जीवन एक तोहफा है वाली बात पर तो ये सीधा सवाल है। तो फिर इस नजरिए का आधार क्या है? मतलब किन तर्कों पर ये टिका है? देखिए, जब हम जीवन को दुख, नैतिक जिम्मेदारी और एक चीज होती है हानि की विषमता या एसिमेट्री ऑफ हार्म, उसके नजरिए से देखते हैं तो ये फलसफा कहता है कि भाई होने से बेहतर है न होना। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये चुनौती देता है, पर ये किसी निराशा या कड़वाहट से नहीं निकला है। इसके पीछे तर्क है और एक तरह की करुणा है, दुख को रोकने की इच्छा। आपने ये हानि की विषमता या दर्द बनाम खुशी की विषमता का जिक्र किया। ये सुनने में तो इस फलसफे के बिल्कुल केंद्र में लगता है। क्या हम इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? ये विषमता आखिर है क्या? जरूर जरूर। ये तर्क बहुत सीधा है पर गहरा है। देखिए, हम सब मानते हैं, है ना, कि दर्द या तकलीफ का होना बुरी बात है। हाँ, बिल्कुल। इसमें तो कोई शक नहीं। और खुशी का होना वो आमतौर पर अच्छी बात मानी जाती है। हाँ। अब आती है विषमता, दर्द का ना होना। ये यकीनन एक अच्छी बात है, भले ही उस गैर मौजूदगी का मजा लेने वाला कोई ना हो। मतलब दर्द नहीं है तो अच्छा ही है। ठीक है। लेकिन खुशी का ना होना ये जरूरी नहीं कि बुरा हो, खासकर तब जब कोई है ही नहीं जो उस खुशी से महरूम महसूस करे। समझ गया। मतलब दर्द का ना होना हमेशा अच्छा है, पर खुशी का ना होना तभी बुरा है जब कोई हो जिसे वो खुशी मिल सकती थी पर मिली नहीं। लेकिन जो है ही नहीं वो कैसे चुकेगा? बिल्कुल। अब इस विषमता को एंटीनेटलिज्म के मुख्य तर्क से कैसे जोड़ा जाता है? हाँ, यहीं से, बिल्कुल यहीं से मुख्य तर्क बनता है। अगर हम इस विषमता को सामने रखें तो जो अस्तित्व में नहीं है वो जीवन के सारे दुखों और तकलीफों से बचा हुआ है। ये तो साफ फायदा हुआ है ना, दर्द की गैर मौजूदगी। दूसरी तरफ वो जो अस्तित्वहीन है वो किसी खुशी से चूक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो उस कमी को महसूस करने के लिए है ही नहीं। तो खुशी की गैर मौजूदगी यहां बुरी नहीं हुई। ठीक। अब इसकी तुलना कीजिए किसी के अस्तित्व में आने से। अस्तित्व में आते ही दुख और तकलीफ का सामना करना, ये लगभग तय है, ये एक निश्चित हानि है। खुशी हाँ मिल सकती है, पर इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो एंटीनेटलिस्ट तर्क ये है कि दुख की इस पक्की हानि को खुशी की इस कच्ची संभावना से सही नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा। इसलिए गैर अस्तित्व में कोई हानि नहीं है, जबकि अस्तित्व में हानि वो तो अनिवार्य है। और ये हमें लाता है उस बिंदु पर जिसका आपने जिक्र किया था, दुख की अनिवार्यता। किताब इस पर काफी जोर देती है कि दुख कोई हादसा नहीं बल्कि जीवन का एक जरूरी टाला ना जा सकने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन में दुख कई शक्लों में आता है। शारीरिक दुख है, बीमारी है, चोट है, बुढ़ापा है, शरीर का कमजोर होना है। फिर मानसिक और भावनात्मक दुख है, अपनी मौत का एहसास, किसी अपने को खोने का दुख, चिंता, डिप्रेशन, नाउमीदी, दिल टूटना, डर। कभी कभी लगता है जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो तर्क ये है कि दुख कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जीवन के धागों में ही बुना हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जीवन दुख से बच नहीं सकता?
चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो बाहर से। हाँ, इस नजरिए के हिसाब से तो यही है। दुख हर जगह है, यूनिवर्सल है। ये जीवन की बनावट का ही हिस्सा है। हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, भूख प्यास, वो पूरी ना हो तो दुख देती हैं। समाज का दबाव है, जिंदगी की अपनी चुनौतियां हैं, और ये दुख सबको बराबर मिलता भी नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगी में दूसरों से कहीं ज्यादा दुख होता है। लेकिन यहाँ तक कि जिसे हम एक अच्छा या खुशहाल जीवन कहते हैं ना, उसमें भी नुकसान है, निराशा है, और आखिर में मौत तो है ही। और मौत अपने आप में दुख लाती है। मौत का डर, तकलीफ, और जो पीछे रह गए उनके लिए गम। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई दुख से इंसान मजबूत बनता है या खुशी दुख को बैलेंस कर देती है। लेकिन एंटीनेटलिस्ट दृष्टिकोण कहता है कि दुख की मात्रा और उसका अनिवार्य होना ये इतना ज्यादा है कि उसे किसी भी संभावित खुशी के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए किसी को जन्म देना मतलब एक तरह से उसे इस अनिवार्य दुख के चक्कर में धकेलना है। ये तो काफी गंभीर बात है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा नैतिक सवाल जुड़ जाता है, सहमति का, कंसेंट। मतलब प्रजनन के फैसले में उसकी सहमति कैसे ली जा सकती है जिसे दुनिया में लाया जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही क्या कहते हैं सेंट्रल नैतिक सवाल है। हम अपनी जिंदगी के कितने सारे फैसलों में सहमति को बहुत अहमियत देते हैं, है ना? हम बिना पूछे किसी पर कोई बड़ा रिस्क या बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन बच्चे पैदा करने के मामले में हम एक इंसान पर पूरी जिंदगी का बोझ, उसकी सारी मुश्किलों और दुखों के साथ डाल देते हैं, बिना उसकी मर्जी पूछे। ये एक ऐसा फैसला है जिससे बदला नहीं जा सकता और जो कोई किसी और के लिए लेता है। और एक बार जन्म हो गया तो फिर व्यक्ति को जीवन के दुख झेलने ही पड़ते हैं, और इससे बाहर निकलने का कोई आसान या नैतिक रास्ता भी नहीं होता सिवाय खुदकुशी के, जो अपने आप में बहुत दुखद है। हाँ, लेकिन यहाँ एक दलील ये भी तो दी जाती है कि भाई जो अस्तित्व में है ही नहीं, उससे सहमति मांगे कैसे? ये तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल, और एंटी-नेटलिस्ट तर्क इसी बात को तो पकड़ता है, क्योंकि वो मौजूद नहीं है, उनसे सहमति नहीं ली जा सकती, और ठीक इसी वजह से उन्हें अस्तित्व में लाने की कोई नैतिक जरूरत या बाध्यता भी नहीं है। असल में सहमति न ले पाने का मतलब तो ये होना चाहिए कि हम ऐसा कदम उठाएं ही ना जिससे दूसरे पर बिना उसकी मर्जी के इतना गंभीर और स्थायी असर पड़े। अच्छा। को देखते हुए तर्क ये दिया जाता है कि नैतिक रूप से जो सुरक्षित रास्ता है, जो एथिकल डिफॉल्ट है, वो नया जीवन न बनाना होना चाहिए। एक और प्रतिक्रिया जो अक्सर सुनने को मिलती है वो ये है कि अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम किसी संभावित व्यक्ति को जीवन की खुशियों और अनुभवों से वंचित कर रहे हैं। इस बारे में किताब क्या कहती है? हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। किताब ये साफ करती है कि गैर अस्तित्व वंचित होने की स्थिति नहीं है। देखिए, वंचित महसूस करने के लिए किसी का होना जरूरी है ना? हाँ। कोई संभावित बच्चा कहीं इंतजार नहीं कर रहा कि उसे जीवन दिया जाए। जो है ही नहीं, उसे किसी चीज से वंचित कैसे किया जा सकता है? ना वो कोई दुख महसूस कर सकता है, ना कोई कमी। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि अस्तित्व में ना लाना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अस्तित्व में लाना वो निश्चित रूप से नुकसान की संभावना पैदा करता है। हाँ, बिल्कुल सही। अस्तित्व में लाने का जो काम है वही नुकसान की असली संभावना को जन्म देता है। दुख, तकलीफ, मौत। और जैसा हमने पहले बात की, जीवन में दुख अनिवार्य है, तो ये सिर्फ संभावना नहीं, एक तरह की निश्चितता है। दूसरी तरफ प्रजनन न करके हम उस अस्तित्वहीन को सारे संभावित नुकसानों से बचाते हैं और उसे किसी भी चीज से वंचित नहीं करते, क्योंकि वंचित होने के लिए उसका होना जरूरी है। तो इस नजरिए से देखें तो न बनाना हमेशा एक ज्यादा सुरक्षित और नैतिक विकल्प लगता है। ये हमें फिर से अच्छे जीवन वाली धारणा पर लाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा खुशहाल जीवन दे सकते हैं। तो क्या ये बात एंटीनेटलिज्म के तर्क को कमजोर नहीं करती? किताब इस पर भी गौर करती है। वो ये मानती है कि हाँ, कुछ जीवन दूसरों की तुलना में कम दुखद हो सकते हैं, ये नहीं नकारती वो। लेकिन तर्क ये है कि कोई भी जीवन दुख से पूरी तरह मुक्त नहीं है, कभी नहीं। छोटी मोटी निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, और फिर बड़ी त्रासदियां भी हैं। बीमारी, हादसा, अपनों की मौत, दुख किसी न किसी शक्ल में रहता ही है। और हर जीवन का अंत तो मौत में ही होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हानि है। चाहे वो मौत का डर हो या मरने की तकलीफ हो या पीछे रह जाने वालों का दुख हो। किताब ये भी कहती है कि हमारे अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक झुकाव होते हैं, जैसे आशावादी होना
और हमारी संस्कृति की कहानियां, ये सब मिलकर हमें जीवन की कड़वी सच्चाइयों को नज़रअंदाज करने में मदद करते हैं। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी जीवन कुल मिलाकर वाकई इतना अच्छा है कि उसे उस अनिवार्य दुख पर तरजीह दी जा सके जो उसके साथ आता है? इन सब तर्कों को ध्यान में रखते हुए फिर नैतिक जिम्मेदारी का पहलू कैसे सामने आता है? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सीधी सी बात है, अगर हम ये मान लें, इस नजरिए को स्वीकार करें कि अस्तित्व में दुख अनिवार्य है और न होना बेहतर है, कम से कम नुकसान से बचने के लिहाज से, जी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां तक हो सकें नुकसान को रोकें, प्रिवेंट हार्म। ठीक है। और प्रजनन एक ऐसा काम है जो अनिवार्य रूप से एक नए प्राणी पर ऐसा नुकसान थोपता है जिसे टाला जा सकता था, दुख, कठिनाई, मौत। तो एंटीनेटलिस्ट नजरिए के अनुसार अगर हमारे पास इस नुकसान को रोकने की ताकत है, यानी प्रजनन ना करके, तो नैतिक रूप से हमें वही करना चाहिए। लेकिन क्या प्यार करने वाले जिम्मेदार माता पिता अपने बच्चों के दुखों को काफी हद तक कम नहीं कर सकते? अच्छी परवरिश, सुरक्षा, मौके देना, इन चीजों का कोई मोल नहीं? ये बात बिल्कुल सही है कि प्यार करने वाले माँ बाप बहुत सारे दुखों को कम कर सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किताब इस बात को नकारती नहीं है, लेकिन वो इस बात पर जोर देती है कि कोई भी माँ बाप, चाहे वो कितनी ही अच्छे क्यों न हो, अपने बच्चे को जीवन के सारे नुकसानों से नहीं बचा सकते। ये संभव ही नहीं है। बीमारी है, हादसा है, किसी अपने को खोना है, दिल टूटना है, बुढ़ापा है और आखिर में मौत है। ये ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए एक नया जीवन बनाना मतलब भविष्य में दुख की गारंटी देना है। हाँ, ये हो सकता है कि वो दुख कितना होगा, कैसा होगा, ये हमें पता नहीं, पर होगा जरूर। किताब में शायद प्रजनन के पीछे की जो वजहें होती हैं उन पर भी बात की गई है ना, जैसे लोग क्यों बच्चे चाहते हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। अक्सर लोग बच्चे पैदा करने का फैसला अपनी ख्वाहिशों के आधार पर करते हैं, जैसे माँ बाप बनने का अनुभव करना है, अपना वंश आगे बढ़ाना है, या फिर समाज का, परिवार का दबाव है। ये इच्छाएं मानवीय हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन एंटीनेटलिस्ट तर्क ये है कि ये वजह अक्सर माँ बाप की अपनी ज़रूरतों को उस बच्चे के संभावित भलाई पर तरजीह देती हैं। वो बच्चा जिसे दुनिया में लाया जा रहा है और जिसे पक्का दुख झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर हमारा मूल नैतिक सिद्धांत ये है कि हमें दूसरों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो इस नज़रिए के मुताबिक इन वजहों से बच्चे पैदा करना नैतिक रूप से प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इन सब तर्कों को समझने के बाद मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि हम कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करें, क्योंकि एंटीनेटलिज्म को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। किताब में शायद ये बताया गया है कि एंटीनेटलिज्म क्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस विचार को लेके बहुत भ्रम है। पहली बात, जैसा आपने कहा, ये मानव द्वेष नहीं है, मतलब ये इंसानों से नफरत करना नहीं है, बल्कि ये सहानुभूति और करुणा पर आधारित है। भविष्य के इंसानों को दुख से बचाने की इच्छा है, उनसे नफरत नहीं। ठीक है। दूसरी बात, ये आत्महत्या, सुसाइडल आइडिएशन को बढ़ावा नहीं देता। ये दर्शन उन लोगों के जीवन को खत्म करने की बात नहीं करता जो पहले से जी रहे हैं। जो लोग जी रहे हैं उनकी जिंदगी जटिल है, उनके अपने रिश्ते हैं, उनकी जिंदगी का अपना मूल्य है। एंटीनेटलिज्म का फोकस नए दुख को पैदा होने से रोकना है, मौजूदा जिंदगी को खत्म करना नहीं। ये फर्क जरूरी है। तीसरी बात, ये शून्यवाद नहीं है। शून्यवाद कहता है कि जीवन का कोई मतलब या मूल्य नहीं है। एंटीनेटलिस्ट ये मान सकते हैं कि जीवन में खुशी, प्यार, मतलब हो सकता है। उनका तर्क बस इतना है कि ये अच्छी चीजें जीवन के अनिवार्य और गहरे दुखों से ज्यादा भारी नहीं पड़ती, और इसलिए नया जीवन बनाना सही नहीं है। ये जीवन बनाने की नैतिकता पर सवाल है, मौजूदा जीवन के मूल्य पर नहीं। अच्छा। और चौथी बात, ये प्रगति विरोधी भी नहीं है। ये उन कोशिशों का विरोध नहीं करता जो मौजूदा लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और दुख कम करने के लिए की जा रही हैं, जैसे सामाजिक न्याय है, मेडिकल तरक्की है, या दुख कम करने की कोई भी कोशिश। ये उन सब का समर्थन करता है। तर्क बस ये है कि दुख को रोकने का सबसे पक्का और असरदार तरीका यही है कि नए लोगों को इस दुख भरे अस्तित्व में लाया ही न जाए। तो अगर मैं इसे समेटूं तो किताब एंटीनेटलिज्म को एक तर्क पर आधारित, करुणा से प्रेरित नैतिक मौक़िफ़ के तौर पे पेश करती है, जिसका मुख्य मकसद नुकसान को रोकना है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। ये दर्द और खुशी की विषमता, दुख की व्यापकता, सहमति के नैतिक मुद्दे और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, यानी उन्हें नुकसान से बचाना जैसे तर्कों पर आधारित है। हाँ, इसे निराशावादी या जीवन विरोधी समझा जा सकता है बाहर से, लेकिन इसके मूल में पोटेंशियल दुख को रोकने की एक गहरी नैतिक चिंता है। और इस नजरिए से प्रजनन से बचना एक नैतिक रूप से जिम्मेदार कदम माना जाता है। तो आज हमने द लास्ट जनरेशन किताब से एंटीनेटलिज्म की जो बुनियादी अवधारणा है उस पर बात की। ये एक ऐसा फलसफा है जो कहता है कि क्योंकि जीवन में दुख अनिवार्य है और जिसे पैदा किया जा रहा है उसकी सहमति नहीं ली जा सकती, इसलिए नया जीवन बनाना नैतिक रूप से सही नहीं है। हमने इसके मुख्य तर्कों को समझा, जैसे वो दर्द बनाम खुशी वाली विषमता, और ये भी जाना कि इसे लेकर क्या आम गलतफहमियां हैं। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो हमें जीवन, दुख और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। एकदम सही कहा आपने। और ये याद रखना जरूरी है कि आज हमने सिर्फ इस किताब की पहली और बुनियादी अवधारणा को ही छुआ है। जैसा आपने शुरू में कहा था, इस किताब में और भी कई खास सवाल हैं और उनके बहुत लंबे धैर्य तर्क हैं। जी हाँ, और जैसा हमने वादा किया था, आने वाले सत्रों में हम द लास्ट जनरेशन के इन्हीं खास सवालों और उनके जवाबों पर और गहराई से बात करेंगे। तो अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस श्रृंखला को जरूर फॉलो करें। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं जो किताब की भावना से जुड़ा है। ये देखते हुए कि गैर अस्तित्व सभी नुकसानों से बचाता है और किसी को किसी चीज से वंचित नहीं करता, जबकि अस्तित्व नुकसान की गारंटी देता है, तो एक संभावित बच्चे के लिए दुख के इस निश्चित अनुभव के सामने माँ बाप बनने या अपना वंश आगे बढ़ाने जैसी हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं का नैतिक वजन कितना होना चाहिए? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।